नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो एक वैक्सीन 100 बयान, इसमें आपका स्वागत है। और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी एक और रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि अभी देश के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये चेताया भी है कि अनप्लान्ड वैक्सीनेशन से म्यूटेंट का खतरा बढ़ जाएगा और ये पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ये कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए एक अच्छी पॉलिसी, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि जो टारगेट ग्रुप है, जो हाई रिस्क जोन वाले लोग हैं, उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए। जिनको कोविड हो चुका है उनको अभी वैक्सीन ना दी जाए, और साथ ही ऐसी जगहों में जहां पर ज़्यादा संक्रमण का खतरा है या संक्रमण है, वहां पर कोविशील्ड की दूसरी डोज का अंतराल भी कम किया जाए। ये तमाम बातें ये एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कही हैं और वो रिपोर्ट पीएम को सौंपी है। अब सवाल ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग तरह के बयान क्यों आ रहे हैं। कभी ये बात कही जाती है कि 18+ को वैक्सीनेट किया जाए, फिर कहा जाता है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। कभी ये कहा जाता है कोविशील्ड का दूसरी डोज का अंतराल बढ़ा दिया जाए, कभी कम कर दिया जाए। तो तमाम तरह के बयान वैक्सीनेशन को लेकर आ रहे हैं और ताज़ा रिपोर्ट में और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। क्या इसका इम्पैक्ट होगा ग्राउंड के ऊपर और क्या वाकई सरकार को इस रिपोर्ट पर गौर करना चाहिए, इस पर हम डिटेल में आज बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना ने लोगों की जान आफत में फंसा रखी है और तो और आए दिन वैक्सीन पर अलग अलग पैनल की आती रिपोर्ट ने भी लोगों की उलझनें बढ़ा दी हैं। कभी किसी रिपोर्ट में सरकार को वैक्सीन की दूसरी डोज की मियाद बढ़ाने पर सुझाव दिया जाता है, तो कभी उसे कम करने का। कभी कहा जाता है कि सबका वैक्सीनेशन जरूरी है और कभी उससे ठीक उलट। इस बार भी एक ऐसी ही रिपोर्ट सरकार के सामने रखी गई है, जिसने उलझनें कम करने की बजाय बढ़ा दी हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप ने पीएम मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि सरकार सभी वयस्कों के वैक्सीनेशन के फैसले की समीक्षा करे। ग्रुप के मुताबिक देश में अभी सभी के वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत है, और ना ही उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, बल्कि सरकार को अभी सिर्फ उन लोगों का वैक्सीनेशन करना चाहिए जिन्हें कोरोना होने का खतरा ज्यादा है। सरकार को अभी बुजुर्गों, पुरानी बीमारी से ग्रस्त लोगों वगैरह के वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जानकारों के मुताबिक बड़े पैमाने पर और अंधाधुंध वैक्सीनेशन से कोरोना म्यूटेशन का खतरा है। और बड़ी बात यह है कि सरकार को सुझाव देने वाले इस पैनल में एम्स और नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर्स भी शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ग्रुप की ये रिपोर्ट सिर्फ इतनी ही बात नहीं कहती, बल्कि कोरोना के खिलाफ लोगों को दी जाने वाली वैक्सीन की मियाद 12 हफ्ते से कम करने का भी सुझाव देती है। रिपोर्ट में कहा गया है जिन जगहों पर डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण बढ़ रहा है, वहां कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच के अंतर को कम कर देना चाहिए और देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति और मांग के मुताबिक वैक्सीनेशन का काम किया जाना चाहिए। ग्रुप का सुझाव है कि जब देश में वैक्सीन की मौजूदगी कम है, तब सभी को वैक्सीन देने का कोई मतलब नहीं है। इस बात पर जोर दिया गया है कि कम उम्र के वयस्कों और बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दूसरी लहर के संक्रमण के सही जांच के लिए लोकल लेवल पर सीरो सर्वे लगातार किया जाना चाहिए। इससे सरकार को हर एरिया में कोरोना के मौजूदा हालात का सही अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। सरकार को सीरो सर्वे के साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी जोर देना चाहिए, जिससे देश में न सिर्फ वायरस के म्यूटेशन का पता समय पर लग सकेगा, बल्कि समय रहते तैयारी भी की जा सकेगी। कोरोना वायरस पर हर कुछ समय बाद जानकारों की आती रिपोर्ट ये बताती है कि वो इस मामले पर काफी संजीदा है और चाहते हैं कि कोरोना वायरस का जल्द से जल्द देश से नामो निशान मिट जाए। लेकिन उन्हीं रिपोर्टों में वैक्सीनेशन के तरीकों और उसकी मियाद वगैरह पर चीजों को हर कुछ दिन नई सिफारिश से समस्या और जटिल हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने के मकसद से सबको टीका लगाने के रास्ते पर चलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीला गर्ग और एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुनीला मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, चूंकि आपके एसोसिएशन ने भी
इस रिपोर्ट में हिस्सा लिया है, आपने भी ये बात कही है। आप जरा बताएं मैम कि ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अनप्लैन्ड वैक्सीनेशन से म्यूटेंट का खतरा बढ़ेगा और पर्पस सॉल्व नहीं होगा, इसलिए सरकार को फोकस्ड होना चाहिए और अभी 18+ को वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को वैक्सीन दी जाए जो हाई रिस्क जोन में हैं और जिनको ज़रूरत है। तो आप जरा बताएं मैम, क्योंकि इस बार जो हम सेकेंड वेव में हमने जो आंकड़े देखे उसमें तो कोई नहीं बचा, मतलब सारे एज ग्रुप के लोगों को कोरोना हुआ, डेथ भी हुई, तो फिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि अभी 18+ को या पूरी पॉपुलेशन को अभी वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है? इसका बेस क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। आपको ये याद होगा कि जब हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरफ रुख किया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे थे इन्फेक्शन के। उसके बाद में हमने 45 से लेके 60 साल या उससे ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन किया, क्योंकि उनमें ज़्यादा इन्फेक्शंस का डर था, क्योंकि बेसिकली वो कोमॉर्बिड भी ज़्यादा होते हैं। और कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वगैरह अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली है कि इनमें डेथ का खतरा भी ज़्यादा होगा। अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि हमने वैक्सीन की कमी होते हुए भी राज्य सरकारों के उस पर वैक्सीनेशन 18 से 45 साल तक शुरू किया, परंतु एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं तब भी कहना चाहूँगी कि वो डिसीजन भी अगर हम तब लेते कि 18 से 45 में भी उन्हीं को वैक्सीनेट करते जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कई यंग रीनल किडनी डिजीज़ से भी सफ़र करते हैं, तो बेटर यही होता कि हमें अपनी जहाँ पे रिसोर्सेज आपके बहुत ज़्यादा हैं, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उस हिसाब से चल सकते हैं। परंतु जहाँ पे रिसोर्सेज की हमारे पास में अभी लिमिटेशन है, तो हमें अपने रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमें वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। 18 से 45 में आपने इन्फेक्शन तो ज़रूर देखे होंगे, परंतु नंबर ऑफ़ डेथ्स बिल्कुल उतने ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम नंबर में अगर डेथ्स हुई हैं, और वो भी उनको हुई हैं जो कोमॉर्बिडिटी से सफ़र कर रहे थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो कि हमें कंसिडर करने वाला है। जहाँ तक कि आपका दूसरा नंबर का सवाल है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वैक्सीन, ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वैक्सीन का मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली आप जिसको लगाएं, आप एक तो ये बेसिकली हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे आता है, नंबर 1। नंबर 2 है कि उसको पूरी 2 डोजेस लगनी चाहिए ताकि उसका पूरी तरह से वो समाधान हो सके। अगर हम आधी अधूरी डोज देते हैं या वो इंडिविजुअल हमारी कैटेगरी में, और मेनली ये है कि जब हम आधी अधूरी का मतलब है अगर सिंगल डोज देते हैं तो वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं होता। तो पूरी तरह से जब प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो नेचुरल है कि वायरस उसके शरीर में प्रवेश करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, और जब वायरस मल्टीप्लाई करता है तो ऑब्वियसली बात है म्यूटेट भी करता है। म्यूटेशन का मतलब है वो म्यूटेशन माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, जिसमें अब हमने देखा कि जो डेल्टा म्यूटेशन है, सीवियर टाइप की म्यूटेशन है, जो कि खाली इन्फेक्शियस ही नहीं है बट सीवियर भी है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत अच्छा ठीक से ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ पे इंडियन सेटिंग में हम बात करें या किसी भी पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगी किसी भी सेटिंग में अगर आप बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन हमें बहुत ही इस आधार पे लगाना चाहिए कि हम करेक्ट लोगों को करेक्ट नंबर ऑफ डोजेस के साथ वैक्सीन लगाएं ताकि वो और वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करें, यानी कि उनको वाकई में ही ज़्यादा रिस्क है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स, क्योंकि कल को वो बात भी आ रही है कि बच्चों में भी हो सकता है। ये मैम ये बात आपने बहुत ठीक कही। तो सुनीला ये जी, कहने का मैम ये जो आपने बात कही मैम, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और इस पर क्लियरिटी आना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि जो इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन है वो नहीं होना चाहिए और इससे म्यूटेशन का खतरा बढ़ेगा। तो मैं इस पर थोड़ा और आपसे समझना चाहता हूँ क्लियरिटी कि मान लीजिए किसी ने 1 डोज लिया, दूसरे डोज का वक्त आ गया और वो नहीं लिया या नहीं दे पाए वैक्सीन की कमी की वजह से, तो उस व्यक्ति में कंपेयर टू जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो क्या जिन्होंने सिंगल डोज लिया है दूसरा डोज नहीं मिल पाया है या नहीं ले पाए हैं, तो क्या उनके अंदर म्यूटेशन का खतरा ज़्यादा होगा या जिन्होंने नहीं लिया है उनके अंदर भी उतना ही होगा? दोनों में क्या फ़र्क होगा मैम? देखिए, दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि आपने उसमें एक वैक्सीन दे के अपना रिसोर्स वेस्ट किया है। आप समझिए मेरी बात को, यानी कि हमने उसको ठीक से काउंसलिंग नहीं की या वो आए नहीं करके, ये ज़रूरी बात है। और दूसरा ये है कि क्या हम उसको बाद में दे सकते थे, यानी कि वो अगर 45 ईयर से ऊपर होता
वो हम उसको बाद में दे सकते थे वैक्सीन, और 2 डोजेज़ में दे सकते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें अभी भी मैंने जो अभी एक स्टडी हमारी कंप्लीट हुई है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस की हमने स्टडी जो है हेल्थ केयर वर्कर्स में करी है, जो कि 9 जून को उसका प्री प्रिंट आया है BMJ से। वो ये कहता है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं, जिनको हमने 2 डोजेज़ दी हैं, उनको 11% चांस था इन्फेक्शन का, परंतु जिन्होंने सिंगल डोज ली है और जिनको 14 दिन के ऊपर हो गए हैं, उनको भी 5 में से 1 जो हेल्थ केयर वर्कर है वो सफ़र हुआ है। ये अभी की रिसेंट स्टडी है। उसमें अभी हमने म्यूटेंट स्ट्रेन्स को स्टडी नहीं किया, परंतु ऑब्वियस सी बात है कि आजकल हमारी जो जितनी भी इन्फेक्शंस आ रही हैं वो ज़्यादातर आ रही हैं म्यूटेंट स्ट्रेन्स के द्वारा, जो कि ज़्यादा इन्फेक्शस हैं, और नंबर 2 जो है उनमें अभी सीवियरिटी भी ज़्यादा है। इससे आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव हमारी पहली वेव के मुकाबले में ज़्यादा घातक थी। तो म्यूटेंट स्ट्रेन्स को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिकली अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करें, और जितना हमारे पास में हम उसी हिसाब से चलें, क्योंकि हमें म्यूटेशन को भी बचाना है, हमें इंडिविजुअल्स को भी पूरी तरह से कवर करना है, और वल्नरेबिलिटी पब्लिक हेल्थ में जब ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि रिसोर्सेज को भी वेस्ट ना किया जाए और उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जाए जिनको अभी ज़रूरत है। अब मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि क्या आप इस तर्क से, इस दलील से सहमत हैं कि अभी वैक्सीन फॉर ऑल नहीं होना चाहिए, 18+ को पूरा वैक्सीनेट करने का प्लान नहीं होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जाए जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं? आप एग्री करते हैं या आपको लगता है कि नहीं, जितना जल्दी हो सके वैक्सीन फॉर ऑल को आगे बढ़ाया जाए? आपका क्या मानना है सर? नहीं, मेरा मानने की बात नहीं है। देखिए, वैक्सीन स्ट्रेटजी इज ए डायनेमिक प्रोसेस है। ये लगातार स्ट्रेटजी जो है टीकाकरण की, ये बदलती रही है और बदलती रहेगी। कोई एक स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि आंकड़े सामने आते हैं तो हमको उस प्रक्रिया को भी थोड़ा सोचना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से करना पड़ता है। अभी चूंकि 18 से ऊपर के सबको अब शामिल कर लिया गया है, तो मेरा मानना तो ये है कि जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती जाएगी और वैक्सीन सब एज ग्रुप्स में जो भी आगे आके लगवाएंगे उनको मिलेगी वैक्सीन, और मिलनी भी चाहिए। और ये बात भी ठीक है कि ये इंश्योर करना कि जिन लोगों ने 1 डोज ली है उनको सही समय पर दूसरी उसकी जो डोज है वो मिल जाए, जिससे उनका जो प्रोटेक्शन पार्शल हुआ है वो पूरा रोबस्ट प्रोटेक्शन हो, जितने लोगों का भी होना है उसमें। क्योंकि देखिए, वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 80% है करीब। तो ऐसा संभव है, और इसीलिए जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो भी रहे हैं, उनका एक कारण ये भी है कि प्रोटेक्शन हर एक में समान तरीके से नहीं बनता है। और दूसरा, उसका जैसे खबरें आ रही हैं, समाचार आ रहे हैं कि जो कुछ म्यूटेंट्स हैं, वो वैक्सीन को स्किप भी करते हैं। वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसकी गिरफ्त में नहीं आते हैं कुछ म्यूटेंट वायरसेस। वो भी एक इसमें कारण है जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हुए हैं। हालांकि ये कोई बहुत लार्ज नंबर पे इस तरह की स्टडीज नहीं हुई हैं, बहुत सीमित संख्या में हुई हैं, तो उनको उसी प्रकार से देखना चाहिए। उसकी वजह से रोज स्ट्रेटजी बदलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मेरा मानना है कि हमने एक प्रक्रिया बनाई है, उसको चलने दें। अब जैसे कोविशील्ड के में अंतर की जहाँ तक बात है, तो अब जो 12 से 16 हफ्ते किया, वो किस वजह से किया ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन शुरू से जो WHO की भी फरवरी में एक एडवाइजरी आई थी कि हम बढ़ा सकते हैं स्पेसिंग को, और उससे कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। तो वो 12 हफ्ते की गई थी, 8 से 12 हफ्ते। पहले हम लोगों के हम 4 हफ्ते कर रहे थे दोनों वैक्सीन्स के लिए। तो ये आंकड़ों पे आधारित था ये निर्णय, क्योंकि जो ट्रायल में कुछ लोगों ने जो समय पे नहीं आके दूसरी डोज लगवाई, वो कोई लोग 8 हफ्ते पे आके लगवाई, किसी ने 6 हफ्ते पे लगवाई, किसी ने 10 हफ्ते पे, 12 हफ्ते पे। और ये आंकड़ा इतना सिग्निफिकेंट हो गया नंबर, और उसके जो परिणाम मिले वो बहुत उत्साहवर्धक थे। इसलिए WHO ने ये एडवाइजरी दी थी। शुरू में ऐसा लोगों को ज़रूर लगा कि ये इसलिए किया है, यूके ने किया था सबसे पहले इसको, कि वैक्सीन की डोजेस सीमित थी और ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करने के लिए किया था कि चलिए कोई बात नहीं, अगर 2 नहीं लगती तो 1-1 डोज से पार्शियल इम्यूनिटी तो बनेगी। लेकिन अब फिर
विचार ये अब बदल रहा है कि साहब एक डोज से म्यूटेशंस की संभावना बढ़ती है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर अब इस पे जो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसको विचार किया जाएगा और उसमें जो भी जो उनके सुझाव हैं, जो मानने लायक होंगे, वो मान लिए जाएँगे और जो मानने लायक नहीं होंगे, उनको नहीं माना जाएगा। तो अब इस पे हाँ, जो इसमें अब मानने लायक होंगे उसको माने माने जाना चाहिए, ताकि हम वैक्सीनेशन के काम को तेजी से आगे बढ़ा पाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। सुनीला मैम, अब आपसे एक सवाल ये कि आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जिनको एक बार कोविड हो चुका है उनको अभी वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। ये किस आधार पर आप लोगों ने ये रिपोर्ट में ये बात कही है? इसका इसका प्रमाण क्या है कि उनको नहीं दिया जाना चाहिए, उनको खतरा नहीं है? क्या कोविड होने के बाद इतनी एंटीबॉडी बन जाती है कि दोबारा इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है? किस आप लोगों ने ये बात कही है? देखिए, बिल्कुल आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। आइडियल वर्ल्ड में अगर आपके पास में सब कुछ होगा तो डेफिनेटली आप सोच भी सकते हैं कि अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ तो आप जो है दूसरी डोज लगाइए, परंतु अभी हमारे पास में कोई ऐसी लंबी स्टडी नहीं हुई है जिसके बारे में हमें प्रमाण मिले हैं कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। दूसरी, हमारी गाइडलाइंस भी चेंजिंग हैं, जैसा कि अभी पहले भी इसका जिक्र हुआ कि हमारी गाइडलाइंस कहती हैं 3 महीने बाद लगाओ, WHO कहता है 6 महीने बाद लगाओ। तो ये एक एवर इवॉल्विंग साइंस है, तो इसके प्रति हमें एक लंबी शोध का ज़रूरत है जिसमें हम लॉन्ग टर्म में फॉलो अप कर सकें। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, अभी हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो एज ऑफ नाउ हमारे पास में ऐसे कोई लंबी स्टडी के प्रमाण नहीं है कि उसको दूसरी बार किस तरह से इन्फेक्शन होगा, क्योंकि जैसे कि हम अभी भी यही कह रहे हैं कि अल्टीमेटली हमारे को अपने रिसोर्सेज को रैशनलाइज करना पड़ेगा, उनको पहले देना पड़ेगा जिनको आवश्यकता है। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है उसके प्रति हमारे पास में कोई भी लंबा स्टडी का रेफरेंस नहीं है जो ये कहता है कि अल्टीमेटली हमें इनको दूसरी डोज जल्दी लगानी चाहिए। और जो कि गाइडलाइंस में भी मैं कह रही हूँ फ़र्क है, हमारी देश की गाइडलाइन अलग कहती हैं, WHO गाइडलाइंस अलग कहती हैं। तो अभी मैं अब फिर से यही कहना चाहूँगी कि जो हम एज वाइज अगर चलें तो हमारी प्रायोरिटी हायर वल्नरेबल ग्रुप की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो जिनको की डेथ की संभावना ज़्यादा है, नंबर 1, और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है उनको लगाना चाहिए। और जैसे कि अभी पहले भी जिक्र हुआ, जैसे जुलाई अगस्त में हमारे पास जैसे जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा आते चले जाएंगे दिसंबर तक, तो ऑटोमेटिकली हमारी पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से उस हिसाब से हमारी प्रायोरिटी चेंज होगी। परंतु आज की तारीख में हमारी यही रिकमेंडेशन है कि जो बेसिकली जिनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है उनको अभी दूसरी डोज नहीं देनी चाहिए। हाँ, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है उनको अभी वैक्सीन नहीं देना चाहिए, सिर्फ उन लोगों को अभी दिया जाए जो रिस्की जोन में हैं या जिनको संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। अब मिश्रा जी, इस रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि अभी बच्चों के ऊपर भी फोकस ना किया जाए, बच्चे भी इस दायरे से भी बाहर हैं, उनको भी बहुत खतरा नहीं है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे अभी कि अगर थर्ड वेव आएगा, हालांकि आधिकारिक तौर पर खंडन हुआ है सरकार की तरफ से इसका, लेकिन फिर भी इस बात की आशंका बीच बीच में जताई जाती है कि बच्चों पर भी फोकस करना चाहिए, उन्हें भी सेफ रखा जाए। तो क्या बच्चों का वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं किया जाना चाहिए? ट्रायल अभी शुरू हुए हैं, आपका क्या मानना है इसके ऊपर? नहीं मृत्युंजय जी, ऐसा है, एक मैं आपको जो संक्रमण के बाद वैक्सीनेशन का जो पॉलिसी है, सबसे पहले इसमें फ्रांस ने निर्णय किया था कि जिन लोगों को कोविड संक्रमण हो चुका है उनको एक डोज से काम चल जाएगा। और ये उस पे साइंस पे आधारित है ये निर्णय उनका कि संक्रमण से भी प्रतिरोधक क्षमता बनती है, और दूसरी अगर आप वैक्सीन लगा लेंगे तो वो जो काम 2 वैक्सीन की डोज कर रही हैं वो एक संक्रमण ने किया और एक वैक्सीन की डोज कर देगी वो काम, जो 2 डोज की बात होती है। क्योंकि काफ़ी लोगों को वहाँ पे चूँकि वैक्सीन की कमी थी, शुरू से ही कमी है वैक्सीन की, तो उससे निपटने के लिए उन्होंने ये निर्णय किया था। और ये साइंस पे आधारित था, विज्ञान पे और आधारित था, और इसमें वही बात WHO ने भी कही है, वही हमने भी उसी को आधार बनाते हुए ये निर्णय किया है कि दूसरी डोज की या इवन एक डोज की भी जिनको संक्रमण हो चुका है, बहुत अर्जेंसी नहीं है, वो लोग 3 से 6 महीने प्रतीक्षा कर सकते हैं। उन लोगों को लग जाए जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे मैडम कह रही हैं, और जिनको दूसरी डोज लगनी है उनको लग जाए, जिनको संक्रमण नहीं हुआ है। जहाँ तक बच्चों में
संक्रमण का अनुपात रहा है पूरे पिछले सवा साल में, 15 महीनों में, चाहे हम बाहर के आंकड़े देखें, चाहे भारत के देखें, बच्चे 10% एवरेज आप लगाइए, औसतन 10% बच्चों में जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें संक्रमण देखा गया है। लेकिन 99.9% बच्चे को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं पड़ी और घर पे रह के ठीक हो गए। संक्रमण होने के बाद भी बहुत कम संख्या में बच्चों को हॉस्पिटल आना पड़ा और बहुत ही रेयरली किसी बच्चे को आई थिंक किसी की मृत्यु हुई हो, ऐसा सामने आया। तो इसी के आधार पे, और पहली लहर भी देख ली, दूसरी भी देख ली, बच्चों का कोई एक्सेसिव दिक्कत नहीं आई है। इसलिए ये एक वल्नरेबल ग्रुप तब तक है जब तक बड़ों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। अगर बड़ों का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो बच्चे स्वतः सुरक्षित हो जाएंगे, घर में भी और अब स्कूल वगैरह जाएंगे वहाँ पे भी। और आगे चल के चूंकि ट्रायल में, अब बच्चों पे ट्रायल शुरू हो गए हैं और 12 साल से ऊपर के, अमेरिका में तो ऑलरेडी मांगा है उन्होंने, फाइजर वालों ने FDA से अप्रूवल मांगा है कि हमें 12 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की परमिशन दी जाए। भारत में अभी वो अवस्था की ना आई है, ना उसकी आवश्यकता है अभी, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, कैंपसेस सारे बंद हैं। इसलिए अभी सही बात कही कि अभी जरूरत नहीं है, जब बड़े वैक्सीनेट हो जाएंगे तो बच्चों का खतरा और कम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी सवाल सुनीला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो कोविशील्ड की दूसरी डोज का अंतराल है, जो गैप है, उसको कम करना चाहिए उन जगहों पर जहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है। तो इसमें जरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अंतराल कम करना चाहिए से आपका क्या मतलब है, कितना कम करना चाहिए? अभी 12 से 16 हफ्ते का गैप है सेकेंड डोज में, उसको कितना घटाना चाहिए उन एरियाज में जहां पर संक्रमण ज्यादा है या ज्यादा खतरा है होने का? देखिए, पहले हमने जब शुरू किया था तो हमने 2 डोज के बीच में 8 हफ्ते का गैप रखा था। वो हमारा ट्रायल के बेसिस पे ही था, जो ऑक्सफोर्ड में ट्रायल हुआ था, और वो 3 भाग में हुआ था। एक्चुअली मैं उसको एक ट्रायल ऐसा कहूँगी जो कि ट्रायल एक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था, परंतु क्योंकि उनके बीच में डोजेस भी ख़त्म हो गई थी, तो बाद में ये देखा गया कि कुछ लोगों को वैक्सीन जो थी 12 हफ्ते में दी गई, कुछ को 8 हफ्ते में दी गई, कुछ को। ट्रायल का इनिशियल मुद्दा ये था कि बेसिकली सबको जो वैक्सीन जो है इनिशियली हमें 2 डोजेस देनी है करके, ठीक है। तो अब हमें जो बेसिकली जहाँ तक आप बात कर रहे हैं 2 डोजेस के गैप के बीच का, हम जैसे कि कोवैक्सीन की आज की तारीख में हम 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं और इसकी 12 हफ्ते की बात कर रहे हैं, परंतु शुरुआत में अगर आप देखेंगे बेसिकली तो हमने दोनों के बीच में एक महीने का लगभग, यानी कि हम 2 डोजेस के बीच में हमारा वो गैप था करके। तो अगर आप इस चीज़ को मान के चलेंगे तो हमें इसका गैप जो है कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी म्यूटेंट स्ट्रेन्स की इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम देख रहे हैं। ये पूछ रहा हूँ मैम, कितना कम करना पड़ेगा? ब्रिटेन ने भी वापस हमने 8 हफ्ता करना पड़ेगा आपको कम से कम। अच्छा, 8 हफ्ता, ओके। ये बिल्कुल आपने सही बात कही, एक महत्वपूर्ण बात कि 8 हफ्ता मतलब कोविशील्ड की जो दूसरी डोज है उसका गैप घटा के 8 हफ्ता करना पड़ेगा, मतलब 2 महीने। जी मिश्रा जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? प्लीज, वक्त कम है, संक्षेप में। जो अभी जो चेंज की थी उसमें हमारा था 42 दिन और 84 दिन आउटर लिमिट, उसको 12 से 16 हफ्ते किया गया। तो वो उसी को थोड़ा, उसको फिर से स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं, उसको 84 डेज रहने दें और जो पहले बनाया था, और इसको 42 दिन जो कोवैक्सीन के लिए है। कोविशील्ड के लिए 8 हफ्ता था, जो 60 दिन हो जाता है, और किसी ने मान लीजिए भूल गया, नहीं लगवा पाया, कहीं ट्रैवल कर लिया, तो वो बाद में भी लगवा सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन एक हो जाए जिससे कि लोगों में क्लैरिटी आ जाए, कंफ्यूजन ना रहे कि बार बार स्ट्रेटेजी बदलना भी उचित नहीं है बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो 12-16 हफ्ते का पहले ही रिकमेंडेशन ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों में, जी तो इसलिए इसको ये बात आपने ठीक कही कि जो भी हो, एक पुख्ता जानकारी लोगों तक, एक सही जानकारी पहुंचे, ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना हो कि बार बार ये क्यों बदल रहा है, बार बार क्यों प्लानिंग चेंज हो रही है। ये बात ठीक है, जो भी सही प्लानिंग हो उसको एक बार ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया जाए, ताकि लोग भी निश्चिंत हो जाए कि हाँ, उनको प्रॉपरली डोज यहाँ पर मिल रहे हैं वैक्सीन के। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका और सुनीला जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।